हेलो फ्रेंड्स। अंतिम भाग प्यार का एहसास, एक नया सफ़र प्यार का दो एहसास, दो पार्ट हो चुका है। उसे ज़रूर देखिएगा आप लोग। ये अंतिम पार्ट है। कहीं पढ़ा था मैंने, वो आईना बहुत चुभता है जिसमें अपने दोस्त नज़र दिखाई दे, और मैं तो गलतियों का जीता जागता पुतला हूँ। मेरी तो पैदाइश ही गलती के कारण हुई। फिर तो शुरू हो गया गलतियों का सिलसिला। अतीत में मुड़कर देखती हूँ तो गलतियाँ ही गलतियाँ नजर आती हैं। और तुम्हारे साथ तो गुनाह किया मैंने। तुम्हारी खुशियाँ, आशाएं सब पर पानी फेर दिया। तुम्हारी कसूरवार तो मैं हूँ ही, खुले दिल से मानती हूँ। लेकिन फिर सोचने लगती हूँ कि क्या सिर्फ मेरी गलती थी? दिल का हिस्सा इनकार कर देता है, सारी गलती तो मेरी नहीं। बताऊँ क्यों? बीतों दिनों में तुम्हारी माँ पर गौर किया था मैंने। तुम लोग जरा सा गलत कदम उठाते हो, तुम्हारी माँ संभालने आ जाती। वो किंजल को भी बहुत सी बातें सिखाती रहती, रिश्ते कैसे निभाए जाते, सही क्या है गलत क्या है। वो हर एक कदम पर किंजल को समझाने के लिए उसके साथ खड़ी थी। अभी हफ्ते भर पहले किंजल ने हलवा बनाया था। पहले वो अच्छा नहीं बना था, लेकिन तुम्हारी माँ ने तुरंत उनकी गलती परख ली और उसे सुधार भी दिया। किसी को पता भी नहीं चला कि किंजल से कोई गलती हुई थी। उस वक्त मुझे माँ की कमी का एहसास हुआ। पहली बार मुझे अपनी ज़िंदगी के अधूरी हिस्से का एहसास हुआ। उस रोज़ मैंने अपनी माँ को बहुत कोसा। अगर आज वो मुझे छोड़कर ना गई होती तो मेरे पास भी माँ होती, जो मेरी गलतियों को सुधारती, मेरी नाजायज़ जिद पर डांटती, मेरे गलत कदम उठाने पर मुझे टोकती। वो सब करती जो तुम लोगों की माँ करती हैं। अगर ऐसा होता तो शायद मैं ऐसी ना होती, प्यार की तलाश में धोखे ना खाती, तुम्हारा अपमान करने की बजाय तुम्हारी दोस्ती को सिर माथे चढ़ाती, तुम्हारी मोहब्बत को पहचानती, अपने दिल में संजोती, तुमसे तलाक मांगने की बजाय तुम्हारे साथ नई दुनिया बसाती। लेकिन मैं एक बार जो गिरी तो गिरती ही चली गई। संभालने वाला कोई मिला ही नहीं। तुम थे मेरे साथ हमेशा, पर मैं पहचान ही नहीं पाई। कस्तूरी की तलाश में जंगल जंगल भटकती रही। तुम मुझे विशाल के धोखे से आगाह करते रहे और मैं दुत्कारती रही। उस रोज़ जब विशाल से भागते वक्त मैं तुम्हारी टैक्सी से टकराई तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरी मदद करोगे, लेकिन तुम तो मेरी उम्मीद से परे थे। तुमने न सिर्फ मेरी मदद की बल्कि अपनी जान जोखिम में डालकर विशाल को सबक भी सिखाया। तुम यकीन नहीं करोगे मेरा, लेकिन तुम्हारे हाथों पे लगी चोट मुझे बहुत तकलीफ दी थी। मैं मरहम भी लगाना चाहती थी, लेकिन तुमने मौका ही नहीं दिया। मेरी नज़रों से भ्रम की पट्टी उतरी तो मैं अपनी गलती देख सकी, तुम्हारी मोहब्बत पहचान सकी। लेकिन क्या फ़ायदा, बहुत देर हो चुकी थी। अब तो तुम आगे बढ़ गए, वरना बढ़ना भी चाहिए। मैं तो टीना को भला बुरा बोली। तुम उसे पसंद करते हो तो इसमें उसका क्या दोष? दोष तुम्हारा भी नहीं है, प्यार पाने का हक तुम्हें भी है। दिल से तो नहीं, लेकिन ऊपर ऊपर से खुश हूँ कि अब तुम्हें ऐसा कोई मिल गया है जो तुम्हारी मोहब्बत की कद्र करता है। तुम हो भी इतने अच्छे कि दुनिया भर की सारी मोहब्बत तुम्हारे हिस्से में होनी चाहिए। अपनी बात करूँ तो मैंने अपने दिल को समझा लिया है। मोहब्बत ना मेरी किस्मत में है और ना ही मैं इसके काबिल हूँ। इसीलिए अब वो वक्त आ चुका है जब मुझे तुम्हारी ज़िंदगी से निकल जाना चाहिए। वैसे भी आज सुबह माँ तुमसे मुझे मेरे घर छोड़ आने को कह रही थी। मैंने सोचा तुम सामने आओगे तो मेरा फैसला कमज़ोर पड़ जाएगा, इसीलिए मैंने तुमसे मिलकर नहीं जा रही। हाँ, फिल्मी स्टाइल में एक चिट्ठी ज़रूर छोड़ जा रही हूँ, ताकि मुझे कभी ये मलाल ना रहे कि मैं तुमसे दिल की बात ना कह सकी। मुझे खोजने की ज़रूरत ही क्या है। लेकिन फिर भी बता दूँ, पापा के घर नहीं जा रही हूँ। अब मुझे ऐसी किसी जगह पर नहीं रहना जहाँ मेरी ज़रूरत ना हो। शादी वाली फ़ोटो लिए जा रही हूँ। तुम हंसते हुए अच्छे लगते हो उसमें। तुम्हारे अग्रिम जीवन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तुम्हारी अक्षम्य अपराधी सुहानी। आखिरी अक्षर खत्म नहीं हुआ कि वह लपक कर गया और अलमारी खोली। खाली फ्रेम रखा था वहाँ। वह तस्वीर अपने साथ लेकर गई थी। चिट्ठी और उस खाली फ्रेम को कबीर ने सीने से लगा लिया। बीती बातें याद आने लगी और इसी के साथ आंखों में आंसू बह निकले। जब वह शादी के शुरुआती दिनों में इस तस्वीर को फ्रेम में लगाकर दीवार पर सजाना चाहता था और वह भड़क गई थी। उसने तस्वीर जमीन पर उठाकर फेंक दी थी। उस रोज़ कुछ कहने की बजाय कबीर ने फ़ोटो अलमारी में रख दी थी। फिर बाद में उसने सुहानी को इस तस्वीर को छिप छिप कर देखते हुए गौर किया था। यादें उसके जहन पर फिल्मी रील की तरह दौड़ रही थी। चिट्ठी में लिखे शब्द उसके सजल नेत्रों के आगे नाच रहे थे। शादी वाली फ़ोटो लिए जा रही हूँ, तुम हंसते हुए अच्छे लगते हो उसमें। वह तो सुहानी को मनाने आया था, उसे बताने आया था कि अभी तक जो कुछ हुआ उसने समझा वो तो बस एक नाटक था।
रिश्ते को ठुकराना कितना तकलीफ दे सकता है। कबीर सुहानी को इस बात का एहसास दिलाना चाहता था ताकि वह खुद अपनी गलतियों को समझे, उन्हें सुधारे, वरना वह जीवन भर एक हाथ से ताली कैसे बजाएगा। इसी के लिए उसने टीना के साथ मिलकर एक छोटा सा स्वांग रचा था। और जब उसे तसल्ली हो गई कि सुहानी भी इस शादी की अहमियत को समझ चुकी है, तो वह उस रात से पर्दा उठाने चला आया। बीते दिनों नाटक के चलते उसने सुहानी को बड़ा सताया, लेकिन अब सुहानी को सच बताने आया था कि वो आज भी उसके लिए उतनी ही अजीज है। उसके लिए कबीर की मोहब्बत कभी कम नहीं पड़ सकती। लेकिन हाँ, तो सुहानी घर में थी ही नहीं, बल्कि उसे तो सुहानी की चिट्ठी मिली जिसे वह अब तक 3 बार पढ़ चुका था। सुहानी ने यह भी नहीं लिखा कि वो कहाँ जा रही है। कबीर, तुमने कोहली भाई से बात साहब से पूछा? उसकी माँ भी चिंता में थी। वो नहीं जानती थी कि उसका नाटक इतना भारी पड़ेगा। नहीं माँ, कोहली सर खुद बिजनेस टूर पर गए हैं। घर पर नौकर ने बताया है कि वो वहाँ नहीं गई। वैसे भी उसने तो चिट्ठी में ही लिख दिया है कि जहाँ उसकी ज़रूरत नहीं। माँ, अब मैं इस पगली को कैसे समझाऊं कि मेरे लिए वो कितनी ज़रूरी है। कबीर का गला आंसुओं से रूंधा हुआ था। सुहानी का चेहरा उसके दिलो दिमाग पर छाया था। ये है तो सच में पूरी पगली, और हम सब भी। हमें ये सब करना ही नहीं चाहिए था। ये टीना ही फंसा दी। ना जाने कौन से अजीबोगरीब फिल्मी आइडिया देती है। मैं भी अपने बच्चे की शादी बचाने के लिए नाटक में शामिल हो गई। नफ़ा नुकसान कुछ सोचा ही नहीं। खुद को कोसते हुए कबीर की माँ सिर पकड़कर बैठ गई। कल जिस तरह से सुहानी उसके पास फोटो खिंचाने के लिए आई थी, उसकी पनीली आंखें अभी भी कबीर की माँ भूली नहीं थी। सुहानी को कहाँ कहाँ नहीं खोजा उसने। फ़ोन तो न जाने कितनी दफ़ा मिला चुका था, लेकिन हर बार एक जवाब, फ़ोन स्विच ऑफ। वह जितनी सहेलियों के घर जानता था वो सब छान मारा, लेकिन किसी को भी सुहानी की खबर नहीं। वह 1-2 रेस्तरां भी गया जहां सुहानी को जाना पसंद था, लेकिन सुहानी कहीं नहीं मिली। वह तो बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन को के भी चक्कर लगाकर आया था, लेकिन उसे सिर्फ निराशा मिली। सुस्त कदमों से घर में आया और खामोशी से सोफे पर बैठ गया। यूं तो वह बड़ी हिम्मत जुटाए था, फिर भी गुजरता हर लम्हा उसकी बेचैनी को बढ़ा रहा था। उसे अपना ही शरीर भारी लग रहा था। चल पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दे, उसकी मां ने सुझाया, तो वह कहने लगा, आजकल आसानी से पुलिस कहाँ सुनती है। गया था इंस्पेक्टर, बोला 12 घंटा बीत जाने दो। अब उनको क्या बताऊं, मेरे लिए एक पल भारी है। अंतिम शब्दों को उसने बड़ी मुश्किल से गले के बाहर धकेला था। उसकी मां ने जो उसके कंधे पर हाथ रखा तो वह उनसे लिपट कर रो पड़ा। छोटे बच्चे की तरह सिसक रहा था वो। अगर वो चली गई तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा माँ। इन दिनों मैंने उसे बहुत सताया, मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। अपनी माँ के समझाने बुझाने पर वह थोड़ा संभला था कि इतने में टीना भागते हुए आई। हाँफ रही थी वो। जैसे ही सांस संभली बोली, सुहानी का पता चल गया। कबीर, वो टैक्सी वाले शर्मा दादा हैं ना, वो अभी कुछ देर पहले उसे बस स्टेशन छोड़कर आए। टीना भी इतनी देर से सुहानी की ही तलाश कर रही थी। वह चौराहे पर लगी रिक्शा और टैक्सी की कतार से पूछने लगी। उसका सोचना था कि अगर सुहानी कहीं गई होगी तो सवारी साधन यहीं से लिया होगा, तो शायद किसी ने सुहानी को जाते हुए देखा हो। उसकी युक्ति काम कर गई। संयोग से उसे शर्मा दादा मिल गए, जो पेशे से टैक्सी ड्राइवर थे और कबीर को अच्छे से जानते थे। टीना ने उन्हें सुहानी की तस्वीर दिखाई तो बताने लगे कि वह अभी कुछ देर पहले ही इस लड़की को बस स्टेशन छोड़कर आ रहे हैं। सुहानी की खबर मिलते ही कबीर ने बाइक उठाई और हवा की रफ्तार से बस स्टेशन की तरफ भागा। सुहानी से दूर होने का डर उसे खाए जा रहा था। एक खामोश हलचल बनी जिंदगी, गहरा ठहरा हुआ जल बनी जिंदगी तुम, बिना जैसे महलों में बीता हुआ उर्मिला का कोई पल बनी जिंदगी। दृष्टि आकाश में आस का एक दिया, तुम बुझती रही, मैं जलाता रहा, तुम गजल बन गई, गीत में ढल गई, मंच से मैं तुम्हें गुनगुनाता रहा। कबीर की आवाज़ उसके कानों में गूंज रही थी। वह बस स्टेशन पर उदासीन भाव लिए खामोश बैठी थी। हालांकि उसके चारों तरफ बहुत शोर हो रहा था। चलती हुई गाड़ियों की आवाज़ें, बस के हॉर्न की आवाज़ें, इंसानों के बच्चों की आवाज़ें, लेकिन उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। वह विचार शून्य स्थिति में बस बैठी हुई थी। फिर जाए भी तो कहाँ, कौन सी बस पर चढ़ जाए, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि कोई रास्ता या कोई बस उसे अतीत में लेकर नहीं जा सकती थी, जहाँ वो अपनी गलतियाँ सुधार सके, कबीर के प्यार को अपना सके, अपने रिश्ते को नए मुकाम पर ले जा सके। ऐसा कोई रास्ता उसके पास नहीं था।
और अब आगे बढ़ जाए इस लायक उसे जिंदगी ने छोड़ा ही कहाँ। वह तो भटक चुकी थी और उसे पश्चाताप करने का अवसर भी नहीं मिला। यही सब सोचकर बस में चढ़ने की बजाय स्टेशन पर बैठ गई थी। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जब पश्चाताप सच्चा हो तो अवसर खुद चलकर आते हैं। पीछे से आकर जब कबीर ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो वह चौंक गई। पलट कर देखी तो कबीर खड़ा था। वह भी खड़ी हो गई। बेबस नजरों से कबीर को देखने लगी। कबीर भी आंखों में बेशुमार प्यार लिए उसके बाद चेहरे को ताक रहा था। आंखों की खामोश गुफ्तगू में आंसू कब बहने लगे एहसास ही नहीं हुआ। वह दोनों तो भगवान भावनाओं की मौन दुनिया में खोए हुए थे। हमेशा अपनी मर्जी करोगी? मेरी जान निकल गई थी। कमर पर हाथ धरकर कबीर ने झूठा गुस्सा दिखाया तो वह मासूम सी रोने लगी। अगले ही पल कबीर ने सारी लोक लाज किनारे रख दी और सुहानी को बाहों में समेट लिया। वह उसके सीने से लिपट कर खूब रोई थी। हाँ सुहानी, वो सब नाटक था। तुम्हें हम सबने मिलकर बुद्धू बनाया, टीना हंसते हुए बोली। तो सुहानी कबीर की माँ का मुंह देखने लगी। उसकी माँ भी अपनी हंसी दबाते हुए चाय का कप ओठों से लगा ली। वह आकर उनके कदमों में बैठ गई। फिर बोली, आंटी आप बताइए, क्या आपने भी जो कुछ कहा वो नाटक का भाग था? हाँ पगली, उसके चेहरे पर प्यार से हाथ फेरते हुए कबीर की माँ ने कहा। और वो कबीर और टीना की शादी वाली बात? ये कहने में ही आंखें भर आई थी, जबकि कबीर की माँ अपने गालों पर हाथ रखकर बोली, हे राम, तुमने ये बात भी सुन ली? वह हाँ में सिर हिलाई। इसी के साथ उसकी आंखों में ठहरे आंसू गालों पर लुढ़क आए। उसकी रोनी सूरत देखकर माँ हंसी, फिर बोली, तुम्हें सुनाने के लिए ही बोला था। वो सब डायलॉग थे बेटा, बकायदा लिखे हुए। अगले ही पल आंटी कहते हुए सुहानी उनकी गोदी में सिर रख दी और रोने लगी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके सीने से कोई बहुत बड़ा पत्थर उतार लिया हो। सुहानी, क्या अब भी आंटी ही बुलाओगी? कबीर की माँ ने पूछा। जी। वह सिर उठाकर उन्हें विस्मय दृष्टि से देखी। जवाब में कबीर की माँ ने मुस्कुराकर कहा, जी नहीं, माँ बुलाओ। माँ हूँ तुम्हारी कि नहीं? हाँ माँ। इस वजनदार शब्द को गले से बाहर निकालते वक्त वह फिर से रो पड़ी। एक समय में उसने उनसे भी बड़ी बेरुखी से बात की थी। मैंने आपका भी बहुत अपमान किया माँ, मुझे माफ़ कर दो। सुहानी ने कबीर की माँ से माफ़ी मांगी तो उन्होंने उसे गले से लगा लिया। उसे लगा माँ का खोया हुआ आंचल उसे दोबारा वापस मिल गया है, जिसके तले उसने पश्चाताप के आंसू बहाए और मन के मैल को भी साफ किया। आओ सुहानी, खाना खा लो। कब तक दरवाज़ा ताकोगी? वैसे भी कबीर बताकर गया था कि उसे लेट हो जाएगा। उसकी सास ने आवाज़ दी तो वह मुंह झुलाती हुई आई और चुपचाप बैठ गई। अरे थाली कहाँ है तुम्हारी? कबीर की माँ पूछी तो वह सकुचाते हुए कही, माँ मेरा मन कबीर के साथ खाना खाने को था। कबीर की माँ मन ही मन मुस्कुराई, फिर समझाने लगी, वो तो 11 बजे से पहले कहाँ आता है बेटा, तुम खा लो। और वैसे भी बड़ा मॉडर्न है मेरा बेटा, उसे कतई अच्छा नहीं लगेगा जो उसकी बीवी उसके लिए इतनी रात तक भूखी बैठी रहे। नहीं माँ, उसके लिए नहीं, अपने लिए। उसका जवाब सुनकर माँ उसका मुंह देखने लगी। सो अपनी बात को विस्तार से बताते हुए उसने कहा, वो दरअसल हमारे घर में एक नए कपल नौकरी करने आए थे। हस्बैंड ड्राइवर था और वाइफ कुक। तो जब पापा को देर भी हो जाती थी तो ड्राइवर को भी घर जाने में देर हो जाती थी, लेकिन वो लेडी अपने हस्बैंड का वेट किया करती थी। मैंने उन्हें कहा भी कि ये सब दकियानुसी इलॉजिकल बातें हैं, तो वो कहने लगी, रिश्तों में कुछ काम इलॉजिकल भी करने चाहिए। हम बाहर कौन सा डिनर जाते हैं, लेकिन रोज साथ में खाना खाने के बहाने एक दूसरे के साथ कुछ पल गुजार लेते हैं। उनकी बात मेरे दिल को छू गई थी। माँ, मैं कबीर के साथ वक्त गुजारना चाहती हूँ। मुझे अच्छा लगता है उसके साथ बैठना। उसकी बातें सुनकर माँ मुस्कुराई, फिर बोली, अच्छा ठीक है, तुम्हारी मर्जी। मैं तो चली अपने कमरे में। कबीर को संभालने के लिए उसकी बीवी आ गई है। वह अपने कमरे में चली गई। सुहानी की निगाहें वापस दरवाजे पर लग गई, क्योंकि ये पागलों वाली हरकत, भला ऐसे भी कोई घर छोड़कर आता है? जान निकल गई थी मेरी। कबीर की महफूज बाहों की पनाह मिली तो सुहानी को उसकी डांट भी मीठी लगने लगी। उसके सीने से लिपटकर वह बेतहाशा रोई थी। दिल ही नहीं कर रहा था कि उसे छोड़ने का। वह डर भी रही थी कि उस वक्त की ये कहीं उसका कोई ख्वाब न हो जो होश में आने पर टूट जाए। लेकिन नहीं, कुछ ख्वाब नहीं था। सब हकीकत था। कबीर की आंखों में तैरते जज्बे, उसकी बातों से झलकती नरमी, उसके बाहों में महफूज पनाह, सब 100% सच था। हालांकि कबीर पूरे रास्ते खामोश रहा, लेकिन उसकी परवाह में उसके जज्बात साफ नजर आ रहे थे। तुरंत पानी लेकर पिलाया था, वो भी अपने हाथों से, और रोने की वजह से उसके बाल जो बिखर गए थे कितने प्यार से संवारे थे। और वह तो पूरे वक्त हैरानी में थी। कबीर सच में उसे लेने आया था। उसे बड़ी देर के बाद इस बात पे यकीन आया
जब कबीर ने बाइक से घर के सामने आकर रोकी, वरना तो वह बेकिनी से कबीर का मुंह ताकती रही। उसके पास बहुत कुछ था कहने को, लेकिन उस वक्त कह न सकी। वह तो इतनी जज्बाती हो गई थी कि हाल ये दिल बयां करने के लिए उसे लफ्ज नहीं मिल रहे थे। और जब घर में आई तो माँ उसे लपक कर सीने से लगा लिया। उसने ऐसा एहसास पहली दफ़ा महसूस किया था जब उसके घर लौटने पर किसी ने सीने से लगाया, फिक्र दिखाई हो, माथा चूमा हो। वह तो भौचक्का हो गई। उसे लगा था कि माँ उसे घर से घुसने नहीं देंगी, लेकिन माँ की प्रतिक्रिया ने उसे निःशब्द कर दिया। फिर टीना ने अपने नाटक का सच बताया। सच जानने के बाद बड़ी अजीब मनोदशा थी। जिन लोगों को उसने नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ा था, वो असल में इतने ऊंचे थे जिनके आगे वह खुद को बहुत छोटा महसूस कर रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि इतने बड़े दिल में पनाह पाकर खुद को भाग्यशाली समझे या खुद को बदनसीब समझे, जो अपनी छोटी सोच के चलते ही इन सबके दिलों को दुखाया। वह हाथ जोड़कर माँ के कदमों में गिर पड़ी थी, लेकिन माँ तो माँ होती। उन्होंने उसे झुकने नहीं दिया, सीधे गले से लगाया था। कुछ देर के बाद जब उसका ध्यान कबीर की तरफ गया तो वह उसे नजर ही नहीं आया। जाने कहाँ चला गया था। वह तब से उसका इंतजार कर रही थी। वो तो जब शाम के घर की लैंडलाइन पर फोन आया तब उसे पता चला कि कबीर को उसके टैक्सी मालिक ने बुलाया था। वह अपने ख्यालों में खोई थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। वह लपक कर दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन ठहर गई और भागकर वापस अपने कमरे में आई। आईने में खुद को निहारा, कंधे पर बड़े बेतरीब दुपट्टे को सुधारा और फिर लिपस्टिक उठाकर ओठों पर रगड़ ली। बालों पर हाथ फेरते हुए दरवाजे पर आई। इतनी देर में ही वह 3 बार दरवाजा खटखटा चुका था। आवाज लगाता इससे पहले ही दरवाजा खुल गया। सामने सुहानी खड़ी थी, मुस्कुराती हुई। सुहानी की मुस्कान उसके दिल में हारने की दूसरी वजह, पहली वजह तो उसका भोलापन है। आज दरवाजा खोलने में देर हो गई। उसके पूछने पर वह लजाते हुए बोली थी, वो भी झूठ, वो दरअसल सो रही थी। काफी सोचकर बहाना बनाया था उसने। आज तो उसके गालों पर हया की सुर्खी भी बिखरी। कबीर मन ही मन मुस्कुराया। अच्छा, मुझे लगा था कि तुम मेरे इंतजार में दरवाजे पे नजरें गड़ाए बैठी होगी। सोफे पर बैठते हुए कबीर ने कहा तो वह भी सोखी से बोली, पागल हूँ क्या? तुमने जब कह दिया कि मैं देर से आऊँगा तो मैं बेचैन बीवियों की तरह तुम्हारा रास्ता क्यों देखूँ? मैं भी सोने चली गई। कहते हुए वह रसोई घर में चली गई और फिर पानी लेकर लौटी। अच्छा, तो ये तुम फ्रेश लिपस्टिक लगाकर सोती हो क्या? जब सुहानी ने पानी का गिलास बढ़ाया तो कबीर कहकर हंसा। सुहानी ने पलटकर आंखें मींच ली और उसकी बेचैनी सच में पकड़ी गई। कुछ देर के बाद वह तरोताजा होकर आईने के सामने खड़ा हुआ तो सुहानी की पुकार उसके सामने खड़ी हुई। कबीर, आओ, खाना लगा दिया है। वह खाना खाने आया तो सुहानी को अपनी प्लेट लगाते देखा तो तुरंत सवाल किया, तुम अभी तक खाना नहीं खाई थी क्या? सुहानी बिना कुछ कहे खाना परोसती रही। अगले ही पल कबीर की त्योरियां चढ़ गई। डोंट टेल मी, तुम अभी तक मेरा वेट कर रही थी? सुहानी फिर कुछ नहीं बोली, बस उसके सामने थाली रख दी और खुद अपनी थाली लेकर बैठ गई। कबीर कहने लगा कि दिस नॉट फेयर सुहानी, मैं इन सब बातों को नहीं मानता और ना ही मुझे ये सब अच्छा लगता है कि तुम मेरे आने तक भूखी रहो। ऐसी कोई बात नहीं है कबीर, मैंने नादानी में बहुत कुछ गंवा दिया। अब तो बस मैं तुम्हारे साथ कुछ पल बिताना चाहती हूँ। वह जज्बाती नजरों से बोली तो कबीर का सारा गुस्सा गायब हो गया। वह मुस्कुराया और उसके माथे पर थपकी लगाते हुए बोला, पगली, तुम्हें लम्हे बटोर रही हो, बल्कि हमारा साथ तो जन्मों का है। ऐसा कहते हुए उसने एक निवाला लेकर सुहानी को खिला दिया। वह नम आंखों से मुस्कुरा उठी। उसने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। दरवाजे पर कदमों की आहट हुई तो उसका दिल धक से हुआ। कल तक वह कबीर की आंखों में आंख डालकर बहसें किया करती थी और आज उससे नजरें नहीं उठाई जा रही है। ना जाने उसके भीतर इतनी शर्म कहाँ से आ गई। बल्कि ये तो प्रेम अभिव्यक्ति के पावन क्षण है, इसमें कैसी शर्म? उसकी मनोदशा उसके चेहरे पर झलकती थी, जिसे कबीर सरलता से पढ़ सकता था। वह मुस्कुराया, फिर रोज की तरह कपड़े लेने के लिए अलमारी की तरफ बढ़ गया। बोला, बड़ी तैयार होकर बैठी हो, इस टाइम कहाँ जा रही हो? उसके सवाल पर सुहानी ने नजरें उठाई और उसे घूरने लगी। आज तो वह खास कबीर के लिए तैयार हुई थी। तारीफ करने के बजाय वो ऐसा घटिया सवाल पूछ रहा है कि उसे गुस्सा तो आई, लेकिन उसने काबू कर लिया। बोली, जरूरी है कहीं जाओ तभी तैयार हो? कभी कभी इंसान घर वालों के लिए भी तैयार होता है। कहते हुए उसकी स्याह पलकों की झालर नीचे झुक गई। सफेद गालों पर लालिमा यूं बिखरी मानो गुलाबी फूल बिखरे हों। निसंदेह वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। कबीर को अपने दिल पर काबू पाना मुश्किल सा लग रहा था। फिर भी वह उसने छेड़ने से बाज नहीं आने वाला।
अपनी हंसी दबाते हुए बोला, तो यहाँ क्यों बैठी हो? माँ तो दूसरे कमरे में है, जाओ जल्दी से दिखा के आओ उन्हें। सुहानी के दिल में आग लगाकर वह झट से बाथरूम में घुस गया। सुहानी उसे घूरती ही रह गई। उधर कबीर ने दरवाजा बंद किया, इधर वह अपना पैर पटकते हुए कदम ताल करने लगी। 1-2 मिनट का इंतजार किया, फिर बेचारी मायूस होकर चूड़ियां उतारने लगी। कुछ देर के बाद जब कबीर बाथरूम से नहा कर निकला तो वह आईने के सामने खड़ी कान के झुमके निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन झुंझलाहट से इतनी हावी थी कि निकल ही नहीं रहे थे। उसे देखकर कबीर के ओठों पर शरारती मुस्कान थिरकी। वह उसके पीछे आकर खड़ा हो गया, झुमके निकालने में मदद करने लगा तो सुहानी उसे आईने से देखने लगी। वह कह रहा था कि क्या हुआ, मुंह क्यों लटका है? माँ को तो तुम अच्छी नहीं लगी क्या? कबीर, और कितना सताओगे मुझे, मैं थक चुकी हूँ। कबीर की दबी मुस्कान उससे छिपी तो नहीं थी। उसका उदास चेहरा देखकर कबीर ने मस्करी छोड़ दी। उसके कान के दूसरे झुमके निकालते हुए बोला, अच्छा सारी बाबा, मैं बस ऐसे ही मस्ती कर रहा था, तुम्हें सताने का तो मैं सोच भी नहीं सकता। अच्छा, तो टीना के साथ मिलकर वो नाटक क्यों किया? वह सजल नेत्रों से पूछी। ओहो, अगर नाटक ना करता तो तुम इस रिश्ते की अहमियत को समझ ना पाती। बस बेवकूफ़ी में मैं अपनी अकड़ के साथ घर छोड़कर चली जाती। तुम्हारा पता नहीं, पर मैं तुम्हारे बिना ज़िंदगी कैसे गुजारता। मैं तुम्हें तुम्हारे प्यार का एहसास दिलाना चाहता था, बस इसीलिए करना पड़ा ये सब। मेरा क्यों नहीं पता, मैं भी तुम्हारे बिना मर जाती। तुम्हें पता भी है कबीर, मैं जब जब तुम्हें टीना के साथ देखती थी तो लगता था मर ही जाऊं। मुझे अपनी ज़िंदगी बेकार लगती थी। कहते हुए वह उससे लिपट गई। एक बार फिर पश्चाताप के आंसू आंसू आंखों से झलक उठे। और अब सुहानी, मुझे सच बताओ, तुमने इस रिश्ते का ऑप्शन की तरह तो नहीं चुना है ना? उसकी हथेलियों को अपने हाथों में लेकर कबीर ने पूछा। वह ना में सिर हिलाकर कहने लगी, मेरा यकीन करो कबीर, तुम कब मेरी ज़रूरत बन गए मुझे एहसास नहीं हुआ। इस मौके पर अशुभ कहना सही तो नहीं, लेकिन जब ये अशुभ मेरे अतीत से जुड़ा हो तो जिक्र करना पड़ रहा है। जब विशाल से अलग हुई थी तो धोखा खाने का दर्द जरूर था, लेकिन ऐसा लगा था जैसे कि किसी बुरी संगत या किसी गंदगी से छुटकारा मिला हो। लेकिन जब तुमसे बिछड़ने की बारी आई तो लगा कि जान निकल रही हो। मैं तो हार गई थी। मैंने कभी इतना बेबस नहीं महसूस किया था। तुम्हें मालूम है, अब तो तुम मुझे एक सुनहरा ख्वाब लगते हो। मुझे तो यकीन नहीं होता कि तुम मेरे पास मेरे इतने करीब हो। अच्छा, तो अब यकीन कर लो। ऐसा कहते हुए कबीर ने हथेलियों में उसके मासूम चेहरे को भरकर उसका माथा चूम लिया। गगन में चांद चमक रहा था। पंचर की दुकान पर बजते रेडियो का संगीत पूरे मोहल्ले में गूंज रहा था। मध्यम सी आवाज़ उनके कमरे में तक आ रही थी। तेरे मेरे मिलन की ये रैना नया कोई गुल खिलाएगी, तभी तो चंचल हैं तेरे नैना, देखो ना तेरे मेरे मिलन का नैना। द एंड। ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। सॉरी, आज मेरी वॉइस बहुत ख़राब थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा जुकाम हो गया है।